सो हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और ये जो वीडियो है ये हमारे आईपीसी का जो सीरीज़ होने जा रहा है उसका फर्स्ट वीडियो है। एंड ये बहुत स्पेशल वीडियो है। एंड ये वीडियो को मैं शुरुआत करना चाहूँगा भगवान से ये प्रे करके कि ये जो आईपीसी के ऊपर हम सीरीज़ ला रहे हैं ये आपके लिए हेल्पफुल हो। सो विद दिस इन माइंड हम ये अपना जो सीरीज़ है आईपीसी का इसका शुभारंभ करते हैं। एंड जो कि मैंने कल आपको कुछ बातें थी जो कि कल के लेक्चर में बोल दी थी, तो उसी में से एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि मैंने आपको बोला था वो ये था कि मैं आईपीसी को पूरा यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ नहीं, कि आई एम नॉट गोइंग टू टीच द फुल आईपीसी। तो यहाँ पे मैं कितना पढ़ाऊँगा एंड कितना नहीं उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको बोल दे रहा हूँ। मैंने आपको बोला था कि मैं जितना भी आईपीसी पढ़ाऊँगा वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी या फिर सीयू के बीए एलएलबी का जो सिलेबस है उसके हिसाब से पढ़ाया जाएगा। कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने बीए एलएलबी कोर्स के लिए जो भी सिलेबस अपना रखा है उसमें जितना आईपीसी का पोर्शन है हम उसको देखने वाले हैं। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ तो आईपीसी जो है अगर उसको नॉर्मली हम बैरक्ट को देखें तो हम आईपीसी को दो भाग में बांट सकते हैं। मतलब आईपीसी जो है उसके कुछ सेक्शंस को एक ग्रुप में डाला जा सकता है एंड दूसरे सेक्शंस को दूसरे ग्रुप में डाला जा सकता है। तो अगर हम ये करते हैं तो हमें ये देखने को मिलेगा कि आईपीसी के कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से क्रिमिनल के ऊपर में बेस्ड हैं। दे आर फुली बेस्ड ऑन क्रिमिनल सेक्शंस, वो पूरे तरीके से क्रिमिनल सेक्शंस हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि आईपीसी का एक सेक्शन है जो कि क्रिमिनल लॉ के ऊपर में ज़्यादा बेस्ड है। वैसे तो आईपीसी पूरा ही क्रिमिनल लॉ है, लेकिन उसके कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो कि क्रिमिनल लॉ के ऊपर में ज़्यादा बेस्ड हैं एंड कुछ सेक्शंस उसके ऐसे हैं जो कि सिविल लॉ या फिर कॉरपोरेट लॉ के ऊपर में ज़्यादा बेस्ड हैं। तो अगर आईपीसी को भी हम लोग दो भाग में अगर बांट सकते हैं तो हम ये देखेंगे कि आईपीसी में भी कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो कि क्रिमिनल लॉ के ऊपर में ज़्यादा फोकस्ड हैं एंड कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो कि सिविल लॉ के ऊपर में फोकस्ड है। तो मैं आपको पहले ही ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने अपने बीए एलएलबी सिलेबस में जो पार्ट क्रिमिनल लॉ से ज़्यादा जुड़ा हुआ है या फिर द पोर्शन विच इज़ कनेक्टेड विथ क्रिमिनल लॉ, उस पोर्शन को उसने अपने सिलेबस में रखा हुआ है। जो क्रिमिनल लॉ से ज़्यादा जुड़े हुए टॉपिक्स होते हैं या फिर जिन टॉपिक्स का ज़्यादा ज़रूरत आपको लीगल सर्विस में होने वाला है, उन टॉपिक्स को कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने अपने में सबसे ज़्यादा डाला हुआ है। एंड मैं अगर सिविल के बारे में बोलूँ, मतलब अगर जैसे कॉइन का जो मतलब जो कि नकली नोट बनाना या फिर इसके साथ साथ और भी कुछ होते हैं, मुझे भी ठीक से याद नहीं है। मतलब बेसिकली वो जो सिविल वाला पोर्शन है वो आपके सिलेबस में है नहीं। तो आपके सिलेबस में मेनली वो पोर्शन है जो कि पूरी तरह से क्रिमिनल लॉ के ऊपर में बेस्ड है। द पोर्शन विच इज़ फुली बेस्ड ऑन क्रिमिनल लॉ दैट इज़ इन योर सिलेबस। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले ही एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि आईपीसी के अंदर में सिविल एंड क्रिमिनल दोनों टाइप के सेक्शंस हैं, लेकिन आपका सिलेबस ज़्यादातर क्रिमिनल टॉपिक्स के ऊपर में ही बेस्ड है। ठीक है, अब अगर हम सिलेबस के बारे में बोले तो हमारा सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, सबसे पहला चैप्टर जो हमारा है वो है कंसेप्ट ऑफ ऑफेंस। अब देखिए आईपीसी एक इतना इम्पॉर्टेंट आपके लीगल वर्ल्ड में एक इतना इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है एंड आईपीसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने से पहले आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। मतलब बेसिक नॉलेज इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वही बेसिक नॉलेज वो हमारे फर्स्ट चैप्टर में है। हम यहाँ पे जानेंगे जो आईपीसी का मेन एम है कि वो क्राइम का डेफिनेशन देता है एंड कितना पनिशमेंट है वो देता है। तो बेसिकली क्राइम क्या होता है, क्राइम कैसे होता है, क्राइम करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये जो बेसिक कंसेप्ट जो कि आईपीसी के बैरक्ट में नहीं है, हम उन सबको सबसे फर्स्ट चैप्टर में जानने वाले हैं।
ठीक है। अब सेकेंड चैप्टर से हम अपने बैरक्ट में जा रहे हैं, जहाँ पे कि हम इंट्रोडक्शन एंड जुरिस्डिक्शन, मतलब जो कि आईपीसी का जो आईपीसी का जो प्रिलिमिनरी पोर्शन है, वो पोर्शन के ऊपर में बेस्ड ये हमारा सेकेंड चैप्टर है। मतलब आईपीसी का बेसिकली एक इंट्रोडक्शन कि उसमें कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, ये हम सेकेंड चैप्टर में देखने वाले हैं। फिर आईपीसी में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि बार बार यूज़ होंगे, तो उन टर्म्स का एक जनरल एक्सप्लेनेशन वो हम थर्ड चैप्टर में देखने वाले हैं। फिर आईपीसी जो है वो बोलता है कि क्राइम जो है वो कुछ चीज़ों में नहीं हो सकता है, मतलब देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू क्राइम। तो वो कौन से एक्सेप्शंस हैं, वो है हमारे जनरल एक्सेप्शंस, यानी कि फोर्थ चैप्टर में। फिर इसके बाद हमारा फिफ्थ चैप्टर जिसका नाम है अबेटमेंट। अब ये अबेटमेंट क्या होता है, तो देखिए क्राइम को दो तरीकों से किया जा सकता है। एक, या तो आप खुद उसे कर रहे हैं, या फिर आप दूसरे को प्रोवोक कर रहे हैं एंड वो कर रहा है। तो क्राइम खुद भी किया जा सकता है, या तो किसी दूसरे के प्रोवोक होने पे भी किया जा सकता है। तो ये चीज़ जो कि हमें दूसरा कोई प्रोवोक कर रहा है, इसी प्रोवोकेशन को लीगल लैंग्वेज में अबेटमेंट बोलते हैं, जो कि आपने सुना भी होगा, अबेटमेंट टू सुसाइड। मतलब किसी को मारना नहीं, लेकिन किसी की ऐसी हालत कर देना कि वो अंत में जाके सुसाइड कर लेता है। तो अबेटमेंट का मतलब होता है कि किसी को प्रोवोक करना क्राइम करने के लिए। तो ये जो अबेटमेंट चैप्टर है ये उस चीज़ के बारे में है। फिर इसके बाद आता है कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी क्या होता है, जब दो या उससे ज़्यादा लोग मिल करके आपस में कुछ क्रिमिनल प्लान्स बनाते हैं, तो उसी को हम लोग कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। ये क्या होता है आगे डिटेल में देखने वाले हैं। फिर अगर बात करें सेवेंथ चैप्टर की, तो सेवेंथ चैप्टर है आपका ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। मतलब अगर आप भारत सरकार के अगेंस्ट में कोई क्राइम करते हैं तो वो कौन से वो कौन से हो सकते हैं एंड उसके लिए क्या पनिशमेंट होगी, वो हमारा सेवेंथ चैप्टर में है। फिर अगर एथ चैप्टर की बात करें तो वह ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। अब ये जो हम अभी वेस्ट बंगाल में देख रहे थे कि राम नवमी के टाइम पे जो रायट्स हुए, ये सब क्या है, आर दिस नॉट क्राइम्स? ऑब्वियसली दे आर क्राइम्स, बट व्हाट टाइप ऑफ क्राइम्स आर दे? तो ये वो क्राइम्स हैं जो कि किसी एक आदमी को पर्टिकुलरली तो नहीं, लेकिन जो पूरी जनता है या फिर जो पूरी सोसाइटी है उसको वो लोग अफेक्ट करते हैं। तो ये ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी उन ऑफेंसेस के बारे में हमें बताता है जो कि पूरे सोसाइटी की तरफ किया जाता है। फिर हमारा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 9, जो कि बोलता है ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। एंड ये वो ऑफेंसेस या फिर ये वो क्राइम्स हैं जिनके बारे में आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, जैसे मर्डर, सुसाइड, हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, रेप। ये सारी चीज़ों के बारे में हम 9th चैप्टर में जानने वाले हैं। एंड 9th चैप्टर आपका सबसे बड़ा चैप्टर एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। फिर इसके बाद में हम अपना 10th चैप्टर में क्या देखने वाले हैं, वो है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। मतलब ऐसा क्राइम जो कि किसी आदमी के साथ तो नहीं, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी के साथ हो रहा है, जैसे उसका सामान चोरी हो गया या फिर रास्ते में डाकुओं ने उसे लूट लिया। तो ये सब चीज़ें हम ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में देखने वाले हैं। फिर हम ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज, मतलब शादी ब्याह के कौन से यहाँ पे ऑफेंसेस होते हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। कि हम बहुत केसेस में देखते हैं कि दहेज के कारण शादी के बाद जो दूल्हा होता है उसके घर वाले लड़की को टॉर्चर करते हैं या फिर उसे मार भी देते हैं। तो वो सारा क्राइम जो है वो हम 11th चैप्टर यानी कि ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज में देखने वाले हैं। फिर है क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड। ये और 11th चैप्टर एक ही जैसा है, तो इसमें मैं कुछ खास बोलूँगा नहीं। एंड जो सेकेंड लास्ट चैप्टर है डेफोमेशन, ये आपने कहीं और भी पढ़ा होगा, आपके 3rd सेमेस्टर में लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर में ये होगा। तो डेफोमेशन के बारे में हम इसमें जानेंगे। एंड जो लास्ट चैप्टर है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके सिलेबस के हिसाब से तो नहीं लेकिन आपके नॉलेज के हिसाब से। ये चैप्टर ये कहता है कि
आईपीसी में जो इतने सारे हमने यहाँ पे सेक्शंस दे रखे हैं जिसमें अलग अलग क्राइम्स के बारे में बोला जा रहा है। अब क्या होगा कि कोई अगर सिर्फ क्राइम करने की कोशिश करता है एंड वो अटेम्प्ट भी करता है लेकिन वो क्राइम फुलफिल ही नहीं होता है। मतलब मैंने किसी का मर्डर करने के नाते किसी पे गोली तानी एंड मैंने गोली चला भी दी, लेकिन वो आदमी झुक जाता है एंड गोली उसे लगती ही नहीं है, तो वो ऑब्वियसली वो मरेगा भी नहीं। अब अगर वो नहीं मरता है तो क्या इस केस में मुझे सज़ा होगी कि नहीं होगी, ये हम लास्ट चैप्टर में देखने वाले हैं। कि अटेम्प्ट मतलब सिर्फ करने के मतलब कोई क्राइम करने की जो कोशिश होती है जो कि नाकाम हो जाती है, क्या उस कोशिश के लिए भी कोई पनिशमेंट है, ये चीज़ हम लास्ट चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, सो ऑल टुगेदर आपके सिलेबस का एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पे दे दिया है, जहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि आपका जो पोर्शन है उसमें जो चीज़ें कॉरपोरेट क्राइम्स होती है वो सारी इसमें नहीं है, दे आर नॉट अंडर दिस। इसमें जो मेनली जो क्राइम्स होते हैं जो कि बहुत हाइनियस क्राइम्स होते हैं वो सारे आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, सो ये था आपके सिलेबस का एक इंट्रोडक्शन। अब एक चीज़ मैंने आपको पहले ही बोल दी थी, वो ये था कि मैं जो आपको पढ़ाऊँगा वो आपके किसी बैरैक्ट से नहीं या फिर किसी बुक से नहीं, बल्कि मेरा खुद का एक नोट से, जो कि अभी कुछ देर में आपके सामने में होगा, तो मैं वो नोट से पढ़ाने वाला हूँ। तो ये नोट्स आपको ज़रूरी हैं मेरे लेक्चर्स को ठीक से फॉलो करने के लिए। अगर आप इनको बिना उस नोट्स के देखते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि ये नोट्स आप खरीद लीजिए। इसका दाम है 300 रुपये एंड आप अगर नीचे में या फिर नीचे में नहीं, ये जो व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे है, इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कीजिए एंड ये बुक आपके घर तक पहुंच जाएगी। ठीक है, सो ऑल डन। हम अपने सिलेबस के बारे में जान चुके हैं, हम अपने सब्जेक्ट के बारे में जान चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन थिंग। सो जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है वो है कंसेप्ट ऑफ ऑफेंस या फिर एक्टस नॉन फेसिड रियम निसी मेंसिट रिया। इसको देख के घबराइए मत, इसका नाम सिर्फ इतना बड़ा है, जब आप इसे समझ लेंगे तो ये बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। ठीक है, सो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है कंसेप्ट ऑफ ऑफेंस। अब ये जो चैप्टर है इसको पढ़ाने से पहले मैं इस चैप्टर के बारे में आपको बोल देना चाहता हूँ। देखिए, आप यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट आर यू स्टडिंग, यू आर स्टडिंग लॉ। अब अगर मैं लॉ के फील्ड्स के बारे में बात करूं तो एक लॉ का फील्ड होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्रिमिनल लॉ एंड एक लॉ का फील्ड होता है जिसे हम लोग कहते हैं सिविल लॉ। ठीक है, एंड हाल ही में मतलब कुछ साल नहीं, मतलब अच्छे खासे टाइम में, लेकिन उतना भी ज़्यादा टाइम नहीं, उस टाइम में एक न्यू फील्ड यहाँ पे इमर्ज हुआ है जिसे हम लोग कहते हैं कॉरपोरेट लॉ। ठीक है, अब ये जो क्रिमिनल लॉ या फिर सिविल लॉ या फिर कॉरपोरेट लॉ, अगर हम इन तीनों के बारे में बात करें तो ये क्या चीज़ है। पहले अगर बात करते हैं क्रिमिनल लॉ के बारे में, तो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया कि ये इस बारे में डील करता है कि क्राइम क्या है, क्राइम का पनिशमेंट कितना है एंड क्राइम अगर हो जाता है तो उसके साथ डीलिंग कैसे करना है। तीन चीज़ें, व्हाट इज़ क्राइम, what is the punishment for crime and if the crime is done then how will the punishment be granted। ये तीन चीज़ें क्रिमिनल लॉ के अंदर में आती है। अब अगर हम देखें तो क्रिमिनल लॉ जो है उसमें मेनली आपके 3 एक्ट्स आते हैं, एक है आईपीसी, एक है आपका सीआरपीसी एंड एक है आपका एविडेंस एक्ट। ठीक है, आईपीसी है, फिर सीआरपीसी है एंड लास्ट है एविडेंस एक्ट। अब आईपीसी क्या है वो तो हम देखेंगे ही। आईपीसी बेसिकली आप इसको एक डिक्शनरी की तरह बोल सकते हैं जहाँ पे ये बोला गया है कि क्राइम किसको बोलते हैं एंड क्राइम के लिए कितनी पनिशमेंट है। बस आपको बस इतना ही याद रखना है। अगर आपको कोई भी
पूछता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आईपीसी या फिर व्हाट इज़ आईपीसी, तो आपको बस इतना याद रखना है कि आईपीसी का सिंपल एक ही चीज़ है कि क्राइम किसको बोलते हैं, क्राइम का डेफिनेशन क्या है एंड क्राइम का पनिशमेंट क्या है। ये दो चीज़ें आईपीसी हमें बोलता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है सीआरपीसी। अब देखिए, हर एक चीज़ को करने का अपना एक प्रोसीड्योर होता है, ठीक है। आप ये जो लॉ की डिग्री कर रहे हैं, इसका भी एक प्रोसीड्योर है। आपने सबसे पहले अपना एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया होगा, फिर आप अपने कॉलेज में आए होंगे, फिर आप क्लासेस करेंगे एंड उसके बाद आपको डिग्री मिलेगी, फिर जाकर के आप बार काउंसिल का एग्ज़ाम देंगे एंड देन यू विल बी अ लॉयर। तो जैसे हर एक चीज़ का अपना एक पर्टिकुलर प्रोसीड्योर है कि उसी प्रोसीड्योर में उस चीज़ को होना चाहिए, वैसे ही क्राइम का जो डीलिंग होता है या फिर क्राइम को ठीक करना या फिर क्राइम का जो इन्वेस्टिगेशन आप एक तरीके से बोल सकते हैं, मतलब क्राइम अगर हो गया तो उसके बाद क्या क्या चीज़ें होंगी, उसका अपना एक प्रोसीड्योर है। एंड ये जो प्रोसीड्योर है ये हमें सीआरपीसी में बोला जाता है। बहुत लोग आईपीसी को छोटा भाई एंड सीआरपीसी को बड़ा भाई, आईपीसी को छोटो काका एंड सीआरपीसी को बड़ो काका, ये दो नाम से मैं इसको बुलाता हूँ। आईपीसी का काम है बस ये बोलना कि क्राइम क्या है एंड क्राइम के लिए पनिशमेंट क्या है, एंड सीआरपीसी का काम है ये बोलना कि अगर क्राइम हो गया तो अब तो उसे ठीक करना होगा, तो ठीक कैसे करेंगे, उसका प्रोसीड्योर क्या होगा, ठीक है। एंड इसके बाद जो लास्ट टॉपिक, जो लास्ट हमारा क्रिमिनल लॉ के अंदर में आता है वो है एविडेंस एक्ट। अब ये एविडेंस एक्ट क्या है, तो देखिए, आप अगर कोर्ट में केस लड़ने जाते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है वो होता है सबूत या फिर एविडेंस। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आपके पास ये नहीं है तो भूल जाइए कि आप केस जीतने वाले हैं। अगर जज आपके फेवर में रहा, अगर भगवान का जी चाहा तो शायद आप जीत सकते हैं, लेकिन बिना सबूत के कोई भी केस जीतना पॉसिबल नहीं है। तो अब ये सबूत क्या होगा, कौन सा सबूत लाया जा सकता है, किस चीज़ को सबूत बोला जाएगा, ये चीज़ें हमें एविडेंस एक्ट में बोली जाती है, ठीक है। आईपीसी हमें बोलता है कि क्राइम क्या है, सीआरपीसी बोलता है क्राइम के साथ कैसे डील किया जाए, एंड एविडेंस बोलता है कि क्राइम के साथ डील करते वक्त जो एविडेंस वाला पोर्शन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें एविडेंस एक्ट देता है। फिर अगर सिविल लॉ के बारे में बोले तो सिविल लॉ का मतलब होता है मतलब जो चीज़ें क्राइम नहीं होती है उन्हीं को हम लोग सिविल रॉन्ग कहते हैं, ठीक है। मीन्स समथिंग विच इज़ नॉट डिफाइंड इन दी आईपीसी बट स्टिल उसके लिए पेनल्टी या फिर पनिशमेंट है, तो उस चीज़ को हम लोग सिविल लॉ बोलते हैं। जैसे मैं अगर आपको बोलूं, अगर आपने किसी की ज़मीन चोरी कर ली या फिर किसी की ज़मीन आपने हड़प ली है या फिर आपने किसी से पैसे तो ले लिए बट आपने उसको पैसे वापस नहीं किए, तो वैसे केस में इस चीज़ को हम लोग क्राइम नहीं बोल सकते हैं, इस चीज़ को हमें ये बोलना पड़ता है, सिविल रॉन्ग बोलना पड़ता है। तो सिविल लॉ के अंदर में हम सिविल रॉन्ग के बारे में देखते हैं एंड इसके अंदर में जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा आता है वो है सीपीसी। जैसे सीआरपीसी था कि क्रिमिनल केसेस में हम कैसे देखेंगे कि हमारा जो क्राइम हुआ है उसके साथ डीलिंग कैसे होगा, ये जैसे क्राइम के केस में सीआरपीसी हमें बोलता है, ठीक वैसे ही सिविल रॉन्ग के केस में उसको कैसे डील किया जाए, उसको कैसे ठीक किया जाए, ये हमें सीपीसी बोलता है, ठीक है। एंड अगर मैं बोलूँ तो सीपीसी इज़ द प्रोसीड्यूरल कोड, लेकिन आईपीसी के जैसे सिविल लॉ के लिए कोई पर्टिकुलर कोडिफाइड लॉ नहीं है। मतलब जैसे क्राइम का अपना एक कोडिफाइड लॉ है आईपीसी, वैसे सिविल रॉन्ग्स का कोई भी कोडिफाइड सब्सटेंटिव लॉ नहीं है, उसका बस एक प्रोसीड्यूरल लॉ है जो कि सीपीसी है। एंड अगर बात करें कॉर्पोरेट लॉ का तो ये आपके बस की नहीं है, मतलब सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ये आपके मतलब दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। बस इतना याद रखिएगा कि बिजनेस वर्ल्ड या फिर कंपनीज हो गया, पार्टनरशिप हो गया, तो इन सब का जो कानून होता है वो कॉर्पोरेट लॉ के अंदर में आता है। मतलब बड़े बड़े कंपनीज का जो कानून होता है दैट कम्स अंडर
कॉरपोरेट लॉ। एंड अगर मैं कॉरपोरेट लॉ के बारे में बात करूं तो आपने कंपनी सेक्रेटरी के बारे में अगर सुना होगा तो दैट इज़ अ कोर्स जो कि कॉरपोरेट लॉ के ऊपर में ही बेस्ड है, ठीक है। सो खैर हमें अभी कॉरपोरेट के बारे में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, सिविल के बारे में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हम आ जाते हैं क्रिमिनल लॉ पे, एंड उस पे भी आईपीसी पे। आईपीसी आपको 4th सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा, सीआरपीसी आपको 6th सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा, एंड एविडेंस एक्ट जो है वो आपको 7th सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। तो अभी क्योंकि हमें सिर्फ आईपीसी के बारे में जानना है तो हम आईपीसी पे ही ध्यान देते हैं, ओके। अब हमारा जो सबसे पहला चैप्टर जो कि हमारा यहाँ पे था वो था कंसेप्ट ऑफ ऑफेंस एक्टस नॉन फेसिड रियम नेसी मेंसिट रिया, तो हम इसी पे ध्यान देते हैं, ठीक है। अब जब मैंने आपको आईपीसी के बारे में बोला, जस्ट अ सेकेंड, यस, अब जब मैंने आपको आईपीसी के बारे में बोला तो मैंने यहाँ पे आपको 2 चीज़ें बोली कि आईपीसी हमें 2 चीज़ें बोलता है कि व्हाट क्राइम इज़, क्राइम है क्या, एंड व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर क्राइम, व्हाट इज पनिशमेंट। मैं बस इतना ही लिख रहा हूं। आईपीसी जो है वो 2 चीज़ों पे ही डील करता है। आईपीसी का हर एक सेक्शन जो है वो या तो हमें ये बोलेगा कि क्राइम क्या है या तो हमें ये बोलेगा कि उसके लिए पनिशमेंट क्या है, ठीक है। तो आईपीसी पढ़ते वक्त जो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि किसी के भी दिमाग में आता है वो ये है कि क्योंकि आईपीसी क्राइम के साथ डील करता है, सो द बेसिक क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट इज क्राइम, क्राइम है क्या, ठीक है, क्राइम है क्या। अब मैं आपको सबसे मज़े की बात बोल देता हूँ, वो ये है कि आईपीसी भले ही क्राइम के साथ डील करता है लेकिन आईपीसी में क्राइम का डेफिनेशन कहीं पे भी है ही नहीं। आप बोलेंगे ये क्या है, तो यही बात है। आईपीसी डील्स विथ क्राइम बट देयर इज नो मेंशन और डेफिनेशन ऑफ द वर्ड क्राइम इन द होल बेयर एक्ट। आप कोई भी आप आईपीसी का कोई भी बेयर एक्ट उठा लीजिए, वहाँ पे आपको क्राइम का डेफिनेशन नहीं मिलने वाला है। तो अगर हम क्राइम का डेफिनेशन जानने जाते हैं तो हमें आईपीसी तो कुछ खास मदद करेगा नहीं। तो हमें क्राइम का जो मीनिंग है वो आउट ऑफ द बॉक्स या फिर आउट ऑफ द बेयर एक्ट ही हमें जानना होगा। तो अगर मैं आपको क्राइम का डेफिनेशन के बारे में बोलूँ तो इसका मतलब होता है क्राइम इज डूइंग समथिंग इंटेंशनली दैट इज अ रॉन्ग एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी एंड फॉर विच देयर इज अ पनिशमेंट। सब कुछ ऊपर से गया, फिर से समझते हैं। क्राइम का मतलब होता है इंटेंशनली डूइंग समथिंग, इंटेंशनली डूइंग समथिंग, ओके, विच इज द रॉन्ग एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी, wrong by society and which has a punishment। ये 3 चीज़ों में ही क्राइम का डेफिनेशन छुपा हुआ है। अगर क्राइम के बारे में हम एक डेफिनेशन देने जाते हैं तो क्राइम का मतलब होता है किसी भी ऐसी चीज़ को इंटेंशनली करना जो कि सोसाइटी के द्वारा रॉन्ग माना जाता है एंड जिसके लिए एक पनिशमेंट है। अगर मैं कोई भी ऐसी चीज़ को करता हूँ वो भी इंटेंशन के साथ जो कि सोसाइटी ने गलत मान रखा है एंड जिसके लिए पनिशमेंट है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे क्राइम कहते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं क्राइम के डेफिनेशन के बारे में बोलूँ तो 3 चीज़ें ही यहाँ पे आती है। किसी चीज़ को इंटेंशनली करना, उस चीज़ को सोसाइटी ने गलत मान रखा है एंड उस चीज़ के लिए पनिशमेंट भी है। अगर मैं आपको मर्डर के बारे में बोलूँ तो मर्डर में ये तीनों चीज़ें आती है। सबसे पहली बात इंटेंशनली डूइंग समथिंग। अब मर्डर तो कोई इंटेंशनली ही करता है, गलती से किसी से भी मर्डर नहीं होता है, मर्डर इंटेंशनली ही किया जाता है। तो इंटेंशनली डूइंग समथिंग ये यहाँ पे हो गया। अब मर्डर जो है क्या उसे सोसाइटी ने अच्छा चीज़ मान रखा है कि जाओ मर्डर कर दो?
ऐसा तो नहीं है। मर्डर जो है उसको सोसाइटी ने गलत माना हुआ है। मर्डर इज प्रिज्यूम्ड बाय द सोसाइटी टू बी अ रॉन्ग थिंग। तो ये चीज़ भी यहाँ पे आ गया। एंड क्या मर्डर के लिए पनिशमेंट है? तो यस, देयर इज़ अ पनिशमेंट जो कि है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसको कोई ज़बरदस्ती या फिर इंटेंशन के साथ करता है एंड वो चीज़ जिसे वो कर रहा है उसे सोसाइटी ने गलत माना, उसे सोसाइटी ने गलत मान रखा है एंड उस चीज़ के लिए एक पनिशमेंट भी है, तो उसी को हम लोग क्राइम कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे क्राइम का डेफिनेशन देने जाऊँ तो क्राइम इज द क्राइम इज द इंटेंशनल कमीशन ऑफ एन एक्ट यूजुअली डीम्ड सोशली हार्मफुल और डेंजरस एंड स्पेसिफिकली डिफाइंड, प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल अंडर क्रिमिनल लॉ। तीन चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं। इंटेंशनल कमीशन, जानबूझ के किया गया। डीम्ड सोशली हार्मफुल मतलब सोसाइटी ने उसे गलत मान रखा है एंड जिसके बारे में क्रिमिनल लॉ के अंदर में पनिशमेंट है। एंड दो चीज़ें मैं यहाँ पे बोलना भूल गया जो कि है डिफाइंड, प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल अंडर क्रिमिनल लॉ। तो अगर हम इसको दोबारा से पढ़ते हैं, अगर इसको साथ में पढ़ा जाए तो हम क्या देखेंगे? क्राइम इज द इंटेंशनल कमीशन ऑफ एन एक्ट यूजुअली डीम्ड सोशली हार्मफुल और डेंजरस एंड स्पेसिफिकली डिफाइंड, प्रोहिबिटेड, पनिशेबल अंडर क्रिमिनल लॉ। तीन चीज़ें यहाँ पे फिर से आ जा रही है। इंटेंशनल कमीशन, सोशली हार्मफुल एंड डिफाइंड, प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल अंडर क्रिमिनल लॉ। मतलब कोई भी चीज़ को अगर इन तीन चीज़ों में अगर वो आ जाती है तो वो क्राइम है। अगर उसे इंटेंशनली किया जा रहा है, अगर वो सोशली हार्मफुल है, अगर उसके बारे में डेफिनेशन है, प्रोहिबिशन है एंड पनिशमेंट है, सो दैट इज अ क्राइम। ओके, अब यहाँ पे एक बहुत मज़ेदार सी चीज़ आती है कि हमने यहाँ पे तीन चीज़ों के बारे में जाना है, इंटेंशनल कमीशन, सोशली हार्मफुल एंड ये डिफाइंड, प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल। अब इनमें से अगर कोई भी एक चीज़ नहीं होती है तो वो क्राइम नहीं है। क्राइम होने के लिए इन तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। मतलब इंटेंशनल कमीशन होना चाहिए, उसके साथ सोशली हार्मफुल होना चाहिए एंड डिफाइंड, प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल अंडर क्रिमिनल लॉ। ये तीन चीज़ें साथ में होनी चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे मर्डर के बारे में बात करूँ तो मर्डर इंटेंशनली ही होता है। मर्डर कोई गलती से नहीं कर सकता है। सोशली हार्मफुल है, इसके बारे में डेफिनेशन है, प्रोहिबिशन है, पनिशेबल है, सब कुछ हम यहाँ पे देख रहे हैं आईपीसी के अंदर में ये है। फिर रेप भी जानबूझ के ही हो सकता है। रेप जो है वो भी सोशली हार्मफुल है। फिर इसके बाद रेप का भी डेफिनेशन है, प्रोहिबिशन है, पनिशमेंट है। एब्डक्शन का मतलब किसी को बंदी बनाना, एक तरीके से आप किडनैपिंग ही बोल सकते हैं। जो किडनैपिंग है वो भी जानबूझ के ही होता है। किडनैपिंग भी सोसाइटी में हार्मफुल मानी गई है एंड किडनैपिंग का भी डेफिनेशन प्रोहिबिशन एंड पनिशमेंट है। फिर एक्सीडेंट, अब एक्सीडेंट जो है वो तो इंटेंशनली होता नहीं है, बट अगर एक्सीडेंट को इंटेंशनली किया जाए तो वो सोशली हार्मफुल होगा एंड उसका भी डेफिनेशन प्रोहिबिशन एंड पनिशमेंट आईपीसी के अंदर में है। तो तीन चीज़ों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर इनमें से कोई एक भी ना रहे तो क्राइम होगा ही नहीं। अब अगर मैं यहाँ से इस लास्ट वाले को हटा देता हूँ, इफ़ आई रिमूव दिस थिंग, ये डिफाइंड, प्रोहिबिटेड, पनिशेबल, अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से हटा देता हूँ तो अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसे कोई जानबूझ के करता है एंड वो सोसाइटी में हार्मफुल भी है, बट अगर उसके लिए कोई डेफिनेशन, प्रोहिबिशन एंड पनिशमेंट नहीं है तो वो क्राइम नहीं है। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे हो सकता है? आपको मैं एग्जांपल के थ्रू बोलता हूँ। मर्डर क्राइम है ये हम समझते हैं, लेकिन
अगर अगर आईपीसी के अंदर में जो मर्डर का सेक्शन है अगर उसे हटा दिया जाए तो मर्डर विल नो लॉन्गर बी अ क्राइम। आपने सही सुना, अगर मर्डर के सेक्शन को आईपीसी में से अगर हटा दिया जाता है तो ऑल्दो मर्डर को कोई जानबूझ के करेगा, मर्डर को सोसाइटी ने हार्मफुल मान रखा है, बट क्योंकि मर्डर के लिए कोई पनिशमेंट किसी भी एक्ट में है ही नहीं तो वो क्राइम होगा ही नहीं। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर ये तो मर्डर हो गया, ये तो एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, लेकिन इससे अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो वो क्या होगा? तो इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल है वो है, एक सेकेंड, वो है आदमी का रेप ऑफ अ मैन। मैं आपको पहले ही एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि आप एक लड़की हैं कि लड़का है, आई डोंट केयर अबाउट दैट। मैं यहाँ पे आईपीसी पढ़ा रहा हूं एंड उसमें रेप, मर्डर, ये सब चीज़ें बार बार आएंगी। सो प्लीज़ थोड़ा सा जो इसे हम लोग कहते हैं, थोड़ा सा अपने अंदर में करेज रखिए, थोड़ा सा हिम्मत रखिए, क्योंकि आप लॉ पढ़ने जा रहे हैं और उसमें भी सबसे खतरनाक आईपीसी पढ़ने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे अपना जो करेज है वो साथ में रखना ही होगा। ठीक है, अब मैं अगर रेप ऑफ मैन के बारे में बात करूं तो आप बोलेंगे सर आदमी का रेप कैसे हो सकता है? तो देखिए, आदमी का रेप होता है, ये सच है, भले ही बहुत कम होता हो, बट आदमी का भी रेप होता है। Men are also raped। लेकिन ये जो आदमी का रेप यहाँ पे हो रहा है, ये एक इंटरनेशनल कमीशन तो है। क्यों? क्योंकि कोई रेप तो, मैंने जैसा कि बोला, कोई रेप तो गलती से करेगा नहीं, रेप तो जानबूझ के ही होने वाला है। तो इंटरनेशनल कमीशन तो यहाँ पे है। फिर क्या रेप को, क्या या फिर आदमी के रेप को क्या सोसाइटी में कोई अच्छा बोलेगा? तो इसका आंसर है नो। सोसाइटी ने इसे भी हार्मफुल मान रखा है। बट रेप ऑफ अ मैन इज नॉट अ क्राइम। वाई? बिकॉज ये जो तीसरी चीज़ है यहाँ पे, डिफाइंड, प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल, ये आईपीसी में है ही नहीं। आईपीसी में कहीं पे भी आदमी के रेप का कोई भी सेक्शन नहीं है। तो ऑल्दो अगर आदमी का रेप होता है तो वो इंटेंशनली तो होगा ही, उसमें सोशली हार्मफुलनेस भी होगा, बट क्योंकि उसमें आईपीसी में कोई सेक्शन ही नहीं है तो उसे हम क्राइम बोल ही नहीं सकते हैं। सो तीनों चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट दीज थ्री थिंग्स मस्ट बी ओवर देयर। अब अगर मैं मर्डर के बारे में बात करूं, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे 3 आदमी खड़े थे, ठीक है, ये एक आदमी, ये एक आदमी, ये एक आदमी। अब ये आदमी यहाँ से गोली चलाता है इसको मारने के लिए, लेकिन ये झुक जाता है और वो जो गोली है वो जाकर इसको जाकर के वो गोली लग जाती है। तो अब इस केस में ये जो मर्डर है, अब उस आदमी का मौत हो गया तो ये तो जाहिर सी बात है सोशली हार्मफुल तो होगा ही। दिस इज गोइंग टू बी सोशली हार्मफुल। बट क्या ये इंटेंशनल है? तो इसका आंसर है नो, इट इज नॉट इंटेंशनल, सो इट इज नॉट अ क्राइम। एंड अगर बात करें लास्ट वाले टॉपिक की कि ये जो डिफाइंड, प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल अंडर क्रिमिनल लॉ, तो मैं आपको बोल दूं, अगर आप किसी और को मारने के लिए किसी दूसरे को मार देते हैं तो उस केस में भी आपको पनिशमेंट मिलती है, यू विल बी पनिश्ड। सो यहाँ पे 2 चीज़ें ही सिर्फ हो पाई कि सोशली हार्मफुल है एंड आईपीसी में उसके लिए प्रोविज़न है। लेकिन ये जो पहला वाला है इंटेंशनल कमीशन, ये नहीं, ये यहाँ पे नहीं हुआ। सो इट इज़ नॉट अ क्राइम, ऑल्दो पनिशमेंट है बट ये क्राइम नहीं है। सो 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आप बोलेंगे सर आप ओवर एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ कि आईपीसी जो है ना, आईपीसी का अगर बिल्डिंग होगा तो उसका जो फाउंडेशन होगा वो ये चीज़ है, कंसेप्ट ऑफ क्राइम, दिस इज़ द फाउंडेशन। तो अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा तो बिल्डिंग कैसे स्ट्रांग होगा? सो दैट इज़ द रीज़न यू नीड टू बी वेरी
केयरफुल अबाउट दिस, इसीलिए मैं क्राइम को इतना डिटेल में समझा रहा हूँ। खैर वो समझाना मैं आई हैव एक्सप्लेन्ड, अब हो चुका है, क्राइम के बारे में आप जान चुके हैं, एंड क्राइम करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब हमारा जो अगला वाला टॉपिक है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड मैं आपको ये जो हेडिंग है ना, फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम्स, या फिर ये जो हेडिंग है फंडामेंटल एलिमेंट, आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू अ डिस्क्लेमर कि ये जो फंडामेंटल एलिमेंट है ना, मतलब ये जो सेक्शन है बेसिकली फंडामेंटल एलिमेंट, ये आपके क्वेश्चन पेपर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। आपको किसी भी क्राइम के अंदर में फंडामेंटल एलिमेंट जानना होगा, मतलब बेसिकली वो क्राइम को करने के लिए किन किन चीज़ों का होना जरूरी है वो फंडामेंटल एलिमेंट में आएगा। अगर मैं मर्डर की बात करूं, रेप की बात करूं, एब्डक्शन की बात करूं, किडनैपिंग की बात करूं, रॉबरी की बात करूं, कोई भी क्राइम अगर आप उठाते हैं आईपीसी में से, तो उस क्राइम में से आपको फंडामेंटल एलिमेंट तो पूछा ही जाएगा। तो आप बस ये अपने नोटबुक में लिख लीजिए कि फंडामेंटल एलिमेंट जो है वो हर एक टॉपिक में आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो खैर अभी हम पर्टिकुलरली कोई टॉपिक पे ना जा करके हम क्राइम के बारे में जानते हैं कि क्राइम का फंडामेंटल एलिमेंट क्या होता है, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके होने से क्राइम जिनके होने से क्राइम होता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको पहले एक आपको एक चीज़ यहाँ पे दे सकता हूँ, मतलब आपको एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे पहले मैं दे देता हूँ। देखिए, क्राइम का बेसिक एलिमेंट हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि वहाँ पे दैट मस्ट बी इंटेंशनल, दैट मस्ट बी सोशली हार्मफुल, एंड दैट मस्ट बी अंडर द प्रोविजन ऑफ क्रिमिनल लॉ। अब अगर मैं एलिमेंट्स ऑफ क्राइम के बारे में बात करूँ तो सबसे पहला हमारा एलिमेंट आता है वो है ह्यूमन बीइंग, ठीक है। फिर इसके बाद आता है मेंस रिया, एंड ये जो आपका भाई है या फिर बहन होगी क्योंकि यहाँ पे रिया है, तो ये जो मेंस रिया है ये आपके साथ हमेशा आईपीसी तक रहने वाली है। जो लास्ट जो थर्ड है वो है एक सेकेंड, वो है मैं भूल गया, एक सेकेंड देख लेते हैं। जो थर्ड वाला है यहाँ पे वो है एक्टस रियस। जो हमारा थर्ड एलिमेंट है वो है एक्टस रियस, एंड जो हमारा लास्ट एलिमेंट है वो है इंजुरी। अब कोई भी क्राइम के लिए ये चार चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट फॉर एनी क्राइम दीज फोर थिंग्स हैव टू बी ओवर देयर। सबसे पहला वाला जो हमारा यहाँ पे आता है वो है ह्यूमन बीइंग। अब ये ह्यूमन बीइंग क्या है, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आईपीसी के हिसाब से या फिर किसी भी क्रिमिनल कोड के हिसाब से जो क्राइम है वो सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग ही कर सकता है, सिर्फ एक इंसान ही क्राइम कर सकता है। कोई जानवर क्राइम नहीं कर सकता है, कोई पेड़ पौधा कभी भी क्राइम नहीं कर सकता है, कोई इंसेक्ट कभी भी क्राइम नहीं कर सकता है। क्राइम इज ऑलवेज डन बाय अ ह्यूमन बीइंग। हमेशा ही इंसान ही वहाँ पे होगा, कोई जानवर वहाँ पे कभी भी नहीं हो सकता है। अगर आप जंगल में घूम रहे हैं, ठीक है, एंड आपको शेर पकड़ लेता है, वो आपको मार के खा जाता है, तो वो तो मर्डर हो गया। बट क्या हम उसे क्राइम बोलेंगे? तो इसका आंसर है नो। वाई? बिकॉज आईपीसी ये बोलता है कि भाई क्राइम हमेशा एक इंसान ही करता है, कोई जानवर कभी भी क्राइम नहीं कर सकता है। ओके, सो सबसे पहली बात जो आपको हमेशा याद रखनी है वो है ह्यूमन बीइंग। अ क्राइम कैन ओनली बी डन बाय अ ह्यूमन बीइंग। सिर्फ एक इंसान ही एक क्राइम कर सकता है, कोई जानवर, कोई पेड़ पौधा कभी भी क्राइम नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर अगर बात करें मेंस रिया के बारे में, तो ये तो एक लैटिन
टर्म है, लेकिन अभी अभी जो हमने ऊपर में देखा था इंटेंशन, तो इसका मतलब यही है इंटेंशन। मतलब अगर कोई जानबूझ करके क्राइम करता है तो ही उसे क्राइम कहा जा सकता है। अगर कोई आदमी गलती से कर देता है तो उस चीज़ को हम लोग क्राइम नहीं बोल सकते हैं। इंटेंशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इंटेंशन मस्ट बी ओवर देयर। अगर इंटेंशन नहीं है तो क्राइम नहीं है। इंटेंशन होना ज़रूरी है, मतलब अपने में एक इंटेंशन के साथ जानबूझ करके किसी के साथ कुछ गलत करना ज़रूरी है, ठीक है। फिर है एक्टस रियस। अब एक्टस रियस का मतलब क्या होता है? कुछ करना। वो जो अरविंद केजरीवाल जी का मीम है, तो करना, तो वही चीज़ यहाँ पे है कि इंटेंशन सिर्फ दिमाग में रहता है कि मुझे ये चीज़ करना है। जैसे सड़क पे कोई लड़की जा रही है, मैंने लड़की के ऊपर में एसिड फेंक दिया, तो अगर मैं सिर्फ अपने दिमाग में सोच रहा हूँ तो उससे मैं सिर्फ इंटेंशन या फिर मेंस रिया कह सकता हूँ। इफ़ आई एम ओनली थिंकिंग कि वो लड़की रास्ते में जा रही है, मैं उसके ऊपर में तेज़ाब या फिर एसिड फेंकूंगा, सो दैट इज़ जस्ट माई इंटेंशन और मेंस रिया। लेकिन एक्टस रियस क्या होगा? जब मैं वो एसिड की बोतल ले करके उसके ऊपर में फेंकता हूँ, जब मेरा कोई फिजिकल मूवमेंट होता है, मेरा हाथ फिजिकली मूव करता है, जिसकी वजह से वो एसिड जो है वो जा करके मेरे हाथ से छूट करके उस लड़की के मुंह पे चला जाता है, तो उसे हम लोग कहेंगे एक्टस रियस, मतलब फिजिकल मूवमेंट, फिजिकल एक्ट या फिर फिजिकल मूवमेंट, ठीक है। तो ये भी होना चाहिए। एंड लास्ट वाला है इंजरी। इंजरी का मतलब कि भाई मैंने, सबसे पहली बात, मैं एक इंसान हूँ, ठीक है। फिर मेरे अंदर में इंटेंशन था कि मैं उसके ऊपर में एसिड फेंकना चाहता था। लास्ट वाला है, सेकंड लास्ट है एक्टस रियस, मैंने फेंक भी दिया, बट लास्ट वाला इंजरी वहाँ पे नहीं हुआ। देयर वॉज नो इंजरी, सो देयर विल बी नो क्राइम। इंजरी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब मैंने जो इतना कुछ सोचा, इतना कुछ किया, इसके बाद तुम्हारा नुकसान होना ज़रूरी है। अगर कोई भी नुकसान, इफ़ देयर इज़ नो नुकसान, अगर कोई भी लॉस नहीं है, तो उससे हम लोग क्राइम नहीं बोल सकते हैं। इंजरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर इंट्रोडक्शन के व्यू पॉइंट से बोला जाए तो ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले एक इंसान होना चाहिए, उसके अंदर में इंटेंशन होना चाहिए, इंटेंशन के बाद उसे ज़बरदस्ती वो करना चाहिए, मतलब एक्टस रियस होना चाहिए, एंड इंजरी होना चाहिए, मतलब उसने जो ये कांड किया इसके बाद भी वहाँ पे इंजरी होना चाहिए, मतलब कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो इफ़ेक्ट होना चाहिए। एंड मैं आपको पहले बोल देता हूँ कि अगर इसमें से कोई एक, मतलब अगर इसमें से एक भी नहीं रहा तो हम क्राइम नहीं बोलेंगे। सबसे पहली बात, अगर ह्यूमन बीइंग नहीं रहा तो हमने तो वहाँ पे देख ही लिया भाई, जानवर अगर किसी को मार देता है तो हम उसे क्राइम नहीं बोल सकते हैं, तो वहाँ पे तो क्राइम होगा नहीं। फिर अगर एक्टस रियस नहीं है, मतलब सिर्फ सोच लिया कि तेज़ाब फेंकेंगे लेकिन एसिड फेंका ही नहीं, तो उसे भी क्राइम नहीं बोला जा सकता है। एंड लास्ट है इंजरी, कि सब कुछ कर लिया लेकिन इंजरी ही नहीं हुआ, तो उसे भी क्राइम नहीं बोलेंगे। सो ये 4 चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड हर एक चीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई एक चीज़ भी वहाँ पे नहीं होती है तो हम उसे क्राइम नहीं बोल सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे आपको बोल दिया, अब इसे डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला वाला जो हमारा यहाँ पे आता है वो है ह्यूमन बीइंग। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर कमीशन ऑफ क्राइम इज दैट द एक्ट मस्ट बी कमिटेड by a human being. The human being must be under legal obligation to act in a particular manner and be physically and mentally fit for conviction in case he has not acted in accordance with the legal obligation. Only a human being under legal obligation and capable of being punished can be the proper subject of criminal law.
तो सबसे पहली चीज़ जो हमने यहाँ पे देख लिया वो है ह्यूमन बीइंग, मतलब एक इंसान का होना जरूरी है। अगर इंसान नहीं है तो आईपीसी कहता है कि कोई क्राइम भी नहीं होगा। इफ देयर इज नो ह्यूमन बीइंग देन देयर इज नो क्राइम, ठीक है। फिर इसके बाद अगर ह्यूमन बीइंग के अंदर में देखा जाए तो इसमें भी दो चीज़ें बोली जा रही है। सबसे पहला वाला क्या है, वो है लीगल ऑब्लिगेशन, मतलब वो जो इंसान है उसके ऊपर में ड्यूटी बनती है कि वो इस चीज़ को ना करे, ठीक है। लीगल ऑब्लिगेशन, या फिर एक काम करते हैं, इसको अभी छोड़ देते हैं, ये इतना डीप में अभी जाने का कोई ज़रूरत, अभी इतना जल्दी करने की ज़रूरत हमें नहीं है। अब बस इतना याद रखिए कि सबसे पहली बात एक इंसान का होना जरूरी है, ठीक है। देयर मस्ट बी अ ह्यूमन बीइंग, ओके। अब जो सेकेंड लास्ट है वो है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो है मेंस रिया। अब ये मेंस रिया का मतलब क्या होता है, तो मेंस का मतलब होता है माइंड एंड रिया का मतलब होता है, सॉरी एक सेकेंड, मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी इंटेंशन, मतलब एक ऐसा इंटेंशन जिसके बदले में मुझे पनिशमेंट मिल सकती है, ये मेरे अंदर में होना चाहिए। मीन्स मुझे ये मालूम है कि वो चीज़ करने से गलत होगा, वो चीज़ करने से मुझे पनिशमेंट मिल सकती है, लेकिन फिर भी मैं उसे करना चाहता हूँ, तो इसी को हम लोग मेंस रिया या फिर गिल्टी माइंड कहते हैं, ठीक है। सो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी इज एम्बॉडीड इन द लीगल मैक्सिम एक्टस नॉन फेसिड रियम निसी मेंसिड रिया। इट मीन्स द एक्ट अलोन डज नॉट अमाउंट टू गिल्ट, द एक्ट मस्ट बी accompanied by a guilty mind. The intention and the act must concur to constitute the crime. अब ये चीज़ हमारा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन यहाँ से शुरू होता है। मेंस रिया इज डिफाइंड एज द मेंटल एलिमेंट नेसेसरी टू कंस्टिट्यूट क्रिमिनल लायबिलिटी. इट इज द एटीट्यूड ऑफ माइंड विच accompanies and directs the conduct which results in the actus reus. The act is judged not from the mind of the wrongdoer, but the mind of the wrongdoer is judged from the act. Mens rea is judged from the external conduct of the wrongdoer by applying objective standards. तो mens rea का मतलब क्या होता है, गिल्टी माइंड, मतलब एक ऐसा माइंड जो ये जानता था कि वो अगर वो क्राइम किया जाता है तो वो गलत होगा एंड उसके लिए पनिशमेंट भी है, लेकिन फिर भी उसे किया गया। तो एक ऐसा माइंड जो कि सब कुछ जानते जो कि सब कुछ जानते हुए भी इस चीज़ का इंटेंशन रखता है कि मैं उस क्राइम को करूँगा, उसी माइंड को हम लोग कहते हैं मेंस रिया। तो मेंस रिया का सिंपल मतलब होता है इंटेंशन या फिर गिल्टी इंटेंशन, मतलब मेरा दिमाग में ये सोच है या फिर मेरी ये इच्छा है कि मैं उसे करना चाहता हूँ, ये जानते हुए कि वो चीज़ गलत है एंड उसके बदले में मुझे जेल भी जाना पड़ सकता है या फिर पनिशमेंट भी झेलना पड़ सकता है। तो मेंस So the mens rea is the second most important element of any crime, ठीक है। अब मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड, ठीक है। अब ये जो मेंस रिया या फिर ये जो गिल्टी माइंड है, ये कितने टाइप से हो सकता है, मतलब हम जो बोल रहे हैं कि किसी भी क्राइम को करने के लिए गिल्टी माइंड का होना ज़रूरी है, तो ये गिल्टी माइंड कैसे हो सकता है, कौन कौन तरीके हैं जिसकी मदद से हम गिल्टी माइंड को यहाँ पे बोल सकते हैं। तो सबसे पहला वाला होता है इंटेंशन, मतलब डायरेक्टली मुझे ये मालूम है एंड फिर भी मैं इसे कर रहा हूँ, तो उसको हम लोग कहते हैं इंटेंशन।
Intention is defined as the purpose or design with which an act is done. Intention indicates the position of mind condition of someone at a particular time of commission of offense and also will of the accused to see effects of his unlawful conduct. Criminal intention does not mean only the specific intention, but it includes the generic intention as well. For example, A poisons the food which B was supposed to eat with the intention of killing B. C eats that food instead of B and is killed. A is liable for killing C although A never intended it. तो सबसे पहला तरीका जिसके हिसाब से हम लोग मेंस रिया या फिर गिल्टी माइंड को देख सकते हैं वो है इंटेंशन। अब ये इंटेंशन क्या होता है? तो सिंपल बात, ये जानते हुए कि ये चीज़ गलत है फिर भी उसे करना, इसे हम लोग इंटेंशन कहते हैं। ठीक है, अब इंटेंशन जो है वो दो तरीके का हो सकता है। एक इंटेंशन जो कि सिर्फ वो क्राइम करने के लिए होगा एंड एक इंटेंशन जो कि कॉमन सेंस के हिसाब से होता है। मीन्स इंटेंशन कैन बी ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। वन इज नोन एज द स्पेसिफिक इंटेंशन एंड वन इज नोन एज द जेनरिक इंटेंशन। अब अगर मैं आपको बोलूं, तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि मैं अगर अपने दोस्त को उसकी खीर में अगर मैं उसमें पॉइजन या फिर जहर दे देता हूं तो वो तो मर जाएगा। तो मैं ये बात जानता हूं कि मैं अगर अपने दोस्त के खीर में जहर मिला देता हूं तो वो मर जाएगा। सो ये जो चीज़ जो कि स्पेसिफिकली मेरे दोस्त के लिए है, इसे हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक इंटेंशन। मतलब मैं ये जो क्राइम करने जा रहा हूँ उसके लिए जो स्पेसिफिक इंटेंशन है या फिर सिर्फ उसी क्राइम के लिए जो स्पेसिफिक इंटेंशन है उसे हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक इंटेंशन। मतलब मैं जानता हूँ कि अगर मैं ये करूँगा तो इस केस में यहाँ पे क्राइम हो जाएगा। एंड अगर मैं आपको बोलूं कि मैं अगर खीर में जहर मिला देता हूं तो उससे मेरा दोस्त खाएगा तो वो तो मर ही जाएगा, ये बात तो मैं जानता ही हूं। लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई दूसरा आदमी भी उसे खाता है तो वो भी मर जाएगा। तो यहाँ पे जब मैं खीर में जहर मिला रहा हूँ तो मैं जानबूझ के उसे मिला रहा हूँ, तो इससे हम लोग इंटेंशन कहने वाले हैं। दिस इज इंटेंशन। वाई? बिकॉज आई एम डूइंग आउट ऑफ विल। मैं जानता हूं लेकिन फिर भी मैं इसे कर रहा हूं, तो इससे हम लोग कहते हैं इंटेंशन। लेकिन वो इंटेंशन जो कि सिर्फ एक क्राइम के लिए होता है उसे हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक इंटेंशन। जैसे मैं अपने दोस्त को मारना चाहता हूं तो मैं अगर दोस्त के खीर में जहर मिला देता हूं तो अगर मेरा दोस्त उसे खा के मर जाता है तो वो जो मेरा इंटेंशन था उसे हम लोग कहेंगे स्पेसिफिक इंटेंशन। लेकिन जब मैं खीर में जहर मिला रहा हूँ तो मैं ये जानता हूँ कि मेरा दोस्त छोड़ो कोई भी अगर इसे खा लेगा तो वो मर जाएगा। तो ये चीज़ कि कोई भी उसे खाएगा तो वो मर जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं जनरल इंटेंशन। तो दो चीज़ें यहाँ पे होती है। एक होता है स्पेसिफिक इंटेंशन जो कि जानते हैं कि अगर ये हो गया तो ये हो जाएगा। एंड एक होता है जनरल इंटेंशन जो कि जानते हैं कि किसी के साथ भी अगर ये हो गया तो वहाँ पे वो मर जाएगा। ठीक है, तो दो टाइप के इंटेंशन यहाँ पे होते हैं। तो सबसे पहला जो मेंस रिया होता है वो हम इंटेंशन के बेसिस पे देखते हैं कि एक आदमी का डायरेक्ट माइंड, मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना शैतान दिमाग, तो ये जो शैतान दिमाग है जो कि जानता है एंड फिर भी कर रहा है, तो इससे हम लोग कहते हैं इंटेंशन। ठीक है, फिर जो दूसरा वाला आता है वो है नेग्लिजेंस। अब नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है? नेग्लिजेंस का मतलब होता है कि मुझे पता नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ लेकिन फिर भी वो चीज़ हो जाता है। नेग्लिजेंस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ मेंस रिया। नेग्लिजेंस इज नॉट टेकिंग केयर वेयर देयर इज अ ड्यूटी टू टेक केयर। नेग्लिजेंस और
carelessness indicates a state of mind where there is absence of a desire to cause a particular consequence. अब देखिए इंटेंशन में क्या था कि मैं जानता था कि वो चीज़ वहाँ पे गलत है एंड फिर भी मैं उसे कर रहा था। लेकिन नेग्लिजेंस में यहाँ तो मैं जानता भी नहीं हूँ कि वो चीज़ जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है कि सही, लेकिन फिर भी मैं उसे कर रहा हूँ। तो अगर मैं पहली बात, अगर मैं ये जानते हुए कि वो चीज़ गलत है फिर भी मैं अगर उसे करता हूँ तो उसे हम लोग इंटेंशन कहते हैं एंड वो भी गिल्टी माइंड के अंदर में आता है। लेकिन अगर मैं किसी चीज़ को जानबूझ के नहीं करता हूँ, गलती से भी अगर वो हो जाता है, लेकिन अगर मेरा ड्यूटी था कि मुझे वो करना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं किया, तो वो भी यहाँ पे गिल्टी माइंड का ही पार्ट हो जाता है। दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मेंस रिया। मैं जानता था कि मुझे ये चीज़ करना चाहिए था लेकिन मैंने किया नहीं, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई मैंने तो किया ही नहीं है तो क्राइम किस चीज़ का, तो वो यहाँ पे नहीं होगा। अगर आप नेग्लिजेंस भी दिखाते हैं, जो आपको करना चाहिए था वो अगर आप नहीं भी करते हैं, तो उस केस में भी उसे मेंस रिया या फिर गिल्टी माइंड मान लिया जाता है। अगर आपने मतलब वहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है कि आपने गिल्टी माइंड के साथ किया या फिर नहीं किया, अगर वहाँ पे नेग्लिजेंस है तो उसे गिल्टी माइंड मान ही लिया जाएगा। तो इंटेंशन और नेग्लिजेंस के बीच में क्या फ़र्क है? इंटेंशन का सिंपल मतलब होता है जानबूझ के करना, ये जानते हुए कि वो चीज़ गलत है। एंड नेग्लिजेंस का मतलब होता है जानबूझ के तो नहीं किया, लेकिन अगर गलती से भी कर दिया है तो ये ड्यूटी बनता था कि मुझे वो चीज़ करना था, लेकिन फिर भी मैंने उसे नहीं किया। ठीक है, अब जैसे मैं अगर यहाँ पे बोलूँ तो एक अगर वॉचमैन जो है वो सो जाता है, ठीक है, अब वॉचमैन का ये ड्यूटी था कि उसे सारे रात जागे रहना है, बट फिर भी वो सो जाता है। अगर वहाँ पे फैक्ट्री में चोरी हो जाती है तो अब जो वॉचमैन है वो ये नहीं बोल सकता कि साहब मैं तो जानबूझ के नहीं सोया था, मुझे गलती से नींद आ गई तो मैं सो गया। तो ऑल्दो यहाँ पे अपने गलती से ही आप सो गए हैं, लेकिन आपका ड्यूटी बनता था कि आपको सोना नहीं है, तो इस केस में भी आपका गिल्टी माइंड है। मतलब हम यही मान के चलेंगे कि आपने जानबूझ के ही यहाँ पे वो जो काम है वो किया हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है रेकलेसनेस। अब रेकलेसनेस का मतलब क्या होता है? तो ये जो है ये इंटेंशन एंड नेग्लिजेंस दोनों का ही एक हाइब्रिड है। इंटेंशन में क्या था कि जानते थे कि गलत है फिर भी कर रहे हैं, एंड नेग्लिजेंस में क्या था कि नहीं जानते थे बट जानना चाहिए था, तो वो नेग्लिजेंस था। लेकिन अब अगर इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बना दे तो इसको हम लोग कहते हैं रेकलेसनेस। रेकलेसनेस का मतलब जहाँ पे कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे जानबूझ के कर रहे हैं और ये जानते भी हैं कि ये चीज़ करना गलत है, इसी के साथ साथ वो चीज़ गलती से इसी के साथ साथ वो जो चीज़ है वो गलती से हो जा रहा है। अगर मैं रास्ते में किसी को ठोक देता हूँ तो वहाँ पे मैंने उसे गलती से ठोका, यानी कि वो नेग्लिजेंस के केस में आएगा। लेकिन इससे हम लोग नेग्लिजेंस ना बोलते हुए इसे हम लोग रेकलेसनेस कहते हैं कि मैं चाहता तो नहीं था, मेरे अंदर में इंटेंशन नहीं था एंड मैंने जानबूझ के किया भी नहीं, बट मुझे वहाँ पे जानना चाहिए था एंड फिर भी मैंने नहीं जाना और वो चीज़ वहाँ पे हो गया। जैसे अगर मैं गाड़ी से किसी को ठोक देता हूँ तो मैंने जानबूझ के तो ठोका नहीं, तो सो दिस इज़ नॉट एन इंटेंशन एंड वहाँ पे नेग्लिजेंस भी, एंड दैट इज़ ऑल्सो नॉट नेग्लिजेंस, क्योंकि मैंने यहाँ पे उसे ठोक दिया है। तो मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि मैंने जानबूझ के ठोका है एंड मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि मैंने गलती से ठोका है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं रेकलेसनेस। मतलब जानना जरूरी था लेकिन नहीं जाना और कर दिया।
ठीक है। तो ये तीनों केसेस में कि अगर आप जानबूझ के करते हैं या फिर गलती से हो जाता है या फिर आपको मालूम था कि ये होने वाला है बट फिर भी आप उसे कर देते हैं, यानी कि रेकलेसनेस, तो तीनों ही केसेस में हम ये मान के चलेंगे कि आपके अंदर में जो मेंस रिया है वो वहाँ पे था। ठीक है। तो मेंस रिया जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर किसी का गिल्टी माइंड है तो उस केस में हम उसे दोषी मान सकते हैं, लेकिन अगर किसी का गिल्टी माइंड नहीं है तो हम उसे दोषी नहीं मानने वाले हैं। ठीक है। तो गिल्टी माइंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे गिल्टी माइंड है कि नहीं ये ज़रूरी नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द गिल्टी माइंड इज़ ओवर देयर और नॉट, इट विल स्टिल बी कंसिडर्ड एज अ क्राइम। ऑल्दो वहाँ पे गिल्टी माइंड है या फिर नहीं है उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वहाँ पे हम उसे गिल्टी माइंड मान ही लेंगे। यानी कि आपने गलती से किया हो या फिर जानबूझ करके किया हो उसे गिल्टी माइंड ही माना जाएगा, मतलब यही मान के चला जाएगा कि आपके अंदर में गिल्टी माइंड था। तो सबसे पहला वाला यहाँ पे आता है, वेयर अ स्टैट्यूट इम्पोजेस लायबिलिटी द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ अ गिल्टी माइंड इज इररिलेवेंट। अब आप अगर लोकल ट्रेन में, ठीक है, आप अगर जनरल टिकट लेकर के अगर आप वेंडर में चढ़ जाते हैं तो वहाँ पे अगर आप गलती से भी वेंडर में चढ़ जाते हैं या फिर आपको मालूम भी नहीं है कि वेंडर में नॉर्मल टिकट के साथ नहीं चढ़ना चाहिए, तो इस केस में ऑल्दो आपके अंदर में कोई मेंस रिया नहीं है, मतलब आपका कोई गिल्टी माइंड नहीं था, आपने यहाँ पे कोई रेकलेसनेस नहीं दिखाया, आपने कोई नेग्लिजेंस नहीं दिखाया, बट फिर भी यहाँ पे हम इसे क्राइम मान करके चलेंगे। क्यों? क्योंकि कानून में बोल दिया जा रहा है कि कोई जानबूझ करके अगर वेंडर में चढ़ता है या फिर अगर गलती से अगर वेंडर में चढ़ जाता है विदाउट अ प्रॉपर टिकट, तो उस केस में उसे क्राइम मान लिया जाएगा। तो नॉर्मली हम जानते हैं कि अगर मेंस रिया ना हो तो उस केस में क्राइम भी नहीं होता है, बट अगर किसी कानून में स्पेसिफिकली ये लिख दिया गया है कि ये चीज़ में अगर मेंस रिया है कि नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, उसे क्राइम माना ही जाएगा, तो उस केस में हम उसे क्राइम मानेंगे ही। जैसे इंडियन रेलवेज का ये लॉ है, वहाँ के कानून में ही ये लिख दिया गया है कि अगर कोई वेंडर में विदाउट प्रॉपर टिकट चढ़ता है तो उसे क्राइम माना जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि उसका गिल्टी इंटेंशन था कि नहीं था। ठीक है। तो सबसे पहला वाला है कि अगर कानून ने बोल दिया तो गिल्टी माइंड होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे क्राइम मान के ही चला जाएगा। फिर वेयर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रूव मेंस रिया एंड पेनल्टीज आर पेटी फाइन, मतलब जहाँ पे कोई कानून तो नहीं बोल रहा है एंड उसे पकड़ भी लिया गया है क्रिमिनल को, लेकिन ये बोलना कि उसके अंदर में मेंस रिया था कि नहीं ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। मतलब कोर्ट में अगर कोई ऐसा आदमी आया है जो कि मतलब जिसने कोई कांड कर दिया है लेकिन उसका क्रिमिनल माइंड था कि नहीं, ये वहाँ पे बोलना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। एंड उस केस में मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर तुमने कोई कांड कर दिया है एंड उसमें ये बोलना कि वो जो तुमने कांड किया हुआ है उसके मतलब उसको करते वक्त तुम्हारे अंदर में कोई गिल्टी माइंड था कि नहीं, ये बोलना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। एंड जिस चीज़ के लिए यहाँ पे ये गिल्टी माइंड को प्रूव किया जा रहा है वो अगर छोटी है, मतलब वो अगर छोटे मोटे केस का कोई मामला है तो उस केस में मेंस रिया है कि नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर छोटा मोटा मैटर है तो उसमें मेंस रिया होना या फिर ना होना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे अगर आपने कहीं पे थूक दिया एंड आप थूकते वक्त आपका कोई इंटेंशन नहीं था एंड आपने वहाँ पे थूक दिया है,
लेकिन थूकने का फाइन सिर्फ 100 रुपया है। अब 100 रुपया का फाइन है एंड उसके लिए अगर कोर्ट ये खोजेगा कि भाई तुम्हारे अंदर में मेंसरिया था कि नहीं, तो ये तो बेवकूफ़ी की बात होगी। तो इसीलिए जहाँ पे छोटे मोटे फाइन होते हैं वहाँ पे जो मेंसरिया होता है वो अगर प्रूव नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं है। फिर इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इज इम्पोज्ड एंड वेदर अ पर्सन कॉज पब्लिक न्यूज़ विद द गिल्टी माइंड और विदाउट गिल्टी माइंड ही इज़ पनिश्ड। अब एक चीज़ होता है जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। ये क्या कहता है, मतलब ये पर्टिकुलरली एक लीगल टर्म है जिसके हिसाब से आपका इंटेंशन था कि नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो चीज़ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंदर में आती है तो हम उसे क्रिमिनल, तो हम उसे क्राइम मान ही लेंगे। जैसे आपने भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में सुना होगा। अब भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या हुआ था कि वहाँ पे फैक्ट्री से बहुत सारे पॉइजनस गैसेस लीक हो गए थे। अब वो जो लीक हुए थे, क्या वहाँ पे किसी ने उसे जानबूझ के किया था? तो इसका आंसर है नो। बट फिर भी वहाँ पे ये बोला गया कि इसे गिल्टी माइंड यानी कि मेंसरिया के साथ किया जा रहा है। तो उस केस में वहाँ पे उसे क्राइम क्राइम माना गया था। तो अगर कहीं पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है या फिर कोई चीज़ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर में आती है तो वहाँ पे मेंसरिया है कि नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसमें उसे क्राइम माना जाएगा एंड पनिशमेंट जो है वो दी जाएगी। एंड जो लास्ट वाला है, इफ अ पर्सन वायलेट्स अ लॉ इवन विदाउट द नॉलेज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द लॉ इट कैन still be said that he has committed an act which is prohibited by law. In such cases the fact that he was not aware of the law and hence did not intend to violate it is no defense. अब ये जो पॉइंट है ये फर्स्ट पॉइंट के जैसा ही है कि अगर कानून में बोल दिया गया है एंड कोई अगर कानून का ये करता है, कानून का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उस केस में उसका कोई गिल्टी माइंड था कि नहीं, दैट इज इररिलेवेंट। अगर आपने कानून का उल्लंघन किया हुआ है तो उस केस में उसे क्राइम माना ही जाएगा। जैसे मैंने आपको जो एग्जांपल बोला था रेलवे में वेंडर वाला, तो वो मुझे कैसे मालूम है? तो 2019 की बात है, मैं एक बार हावड़ा से आ रहा था, मेरे पास सामान था अच्छा खासा, तो मैं वेंडर में चढ़ गया। ठीक है, अब जब हावड़ा से ट्रेन लिलुआ आ गई तो वहाँ पे आरपीएफ ने मुझे पकड़ लिया। अब जब आरपीएफ ने मुझे पकड़ लिया तो उस केस में मैंने तो बोल दिया कि सर मुझे तो मालूम ही नहीं है कि कोई ऐसा कानून है जो कि स्पेसिफिकली ये बोलता है कि वेंडर में कोई इम्प्रॉपर टिकट के साथ नहीं चढ़ सकता है। मुझे तो मालूम ही नहीं है कि ऐसा कोई कानून है जहाँ पे ये बोला गया है कि वेंडर में चढ़ने के लिए वेंडर का टिकट की ज़रूरत होती है। तो उस केस में मैं ये चीज़ नहीं बोल सकता हूँ कि सर मुझे तो मालूम ही नहीं है कि वेंडर के लिए वेंडर का टिकट चाहिए, आई डोंट नो अबाउट दिस लॉ। तो दिस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। अगर मैंने कानून का वायलेशन कर दिया है विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ द लॉ, सो दैट विल बी ट्रीटेड कि मेरा गिल्टी माइंड वहाँ पे था। मतलब ये मान लिया जाएगा कि मुझे मालूम था कि ऐसा कानून है लेकिन फिर भी मैंने उसका वायलेशन वहाँ पे कर दिया है। ठीक है, तो 4 चीज़ें यहाँ पे हैं कि अगर किसी कानून में बोल दिया गया है कि ये चीज़ जो है इसके लिए मेंसरिया का कोई मतलब नहीं आता है तो वहाँ पे मेंसरिया का कोई मतलब नहीं होगा। अगर मेंसरिया को प्रूव करना बहुत मुश्किल है एंड जो फाइन है बेसिकली वो छोटे मोटे हैं तो वहाँ पे भी मेंसरिया का उतना ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं होगा। फिर अगर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस है तो वहाँ पे भी मेंसरिया इज़ नॉट एप्लीकेबल। एंड लास्ट में इग्नोरेंस ऑफ द लॉ, कानून के बारे में मालूम ही नहीं था, उस दैट इज़ ऑल्सो नॉट एन एक्सक्यूज़। ठीक है, सो आज का जो क्लास था वो मैंने कुछ ज़्यादा ही लंबा कर दिया है एंड मैंने कुछ ज़्यादा ही डिटेल्स में पढ़ा दिया है, बट स्टिल इट इज़ बेटर कि डिटेल्स में जान लेना चाहिए था क्योंकि दिस इज़ द बेसिक टर्म्स। अब अगर मैं इस चैप्टर के बारे में बात करूं तो फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम का जो हमारा था वो आधा कंप्लीट हुआ है। कल के लेक्चर में हम जो बाकी के एलिमेंट्स हैं एक्टर्स, रियस एंड इंजुरी टू द विक्टिम हम ये देखने वाले हैं।
एंड इसके बाद जो बाकी के टॉपिक्स होंगे वो देखेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय, जय हिंद।